Hello my dear student, this is Preeti here and welcome to my channel Be Biotic. So स्टूडेंट, आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा स्टूडेंट वो होगा बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज उस पर फोकस करेंगे। और नॉर्मली हमने यूनिट 9 पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है, तो यूनिट 9 में जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 के मैं कुछ 20 क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आई हूँ और 20 क्वेश्चंस की एक पीपीटी यहाँ पे मैंने फ्लैश की हुई है और जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। ओके, सो स्टूडेंट, हमारा जो पहला क्वेश्चन है 1 मार्कर से रिलेटेड है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट डीएनए इनटू द फ्रैगमेंट्स, नेम द टेक्निक यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ दिस एंजाइम एंड सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आपको उस टेक्निक का नाम बताना है जिसको यूज किया जाता है डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ओके, नॉर्मली हमको मालूम है कि ये जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो स्टार्टिंग में ही इन्होंने पूछा है कि अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इट डाइजेस्टेड डीएनए इनटू अ फ्रैगमेंट। आपको मालूम है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो डाइजेस्ट करता है डीएनए को एक फ्रैगमेंट्स के अंदर में, ठीक है। और उसी टेक्निक का नाम पूछा गया है आपसे कि हम कैसे इस फ्रैगमेंट से डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो आंसर होगा हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम 2 कॉमनली यूज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको मालूम है इसका आंसर कि 2 कॉमनली वेक्टर जो यूज किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, दैट इज बैक्टीरियोफेजेस एंड दैट इज द प्लाज्मिड। ओके, तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस को हम लोग यूज करते हैं किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस में। ओके, क्वेश्चन, सम एंजाइम्स आर कंसिडर्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। तो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हाट इज द नेम ऑफ असाइन टू सच एंजाइम। अब आप देखिए, आपको मालूम है कि मॉलिक्यूलर सीजर क्या होते हैं। नॉर्मली जो भी हमारे मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं वो कौन से होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बस हमको वहीं पे यहाँ पे अपना आंसर लिख लेना है। आपको बस एक कोई पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे पकड़ लेना है और उसी के थ्रू आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हमको मॉलिक्यूलर सीजर पूछा गया है और वी नो दैट द मॉलिक्यूलर सीजर्स आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कन्वेंशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ EcoR1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसको, जब मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ाए थे, हिंद 2 के बारे में पढ़ाया था, तभी भी मैंने बताया था कि जब भी हम किसी भी बैक्टीरिया के नाम का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है वो होता है उसका जीनस, जो सेकेंड 2 स्मॉल लेटर होते हैं स्पीसीज, एंड नाउ जो उसके आगे की जो कंडीशन होती है वो फॉलो की जाती है। तो यहाँ पर जो ई आपका डिनोट कर रहा है दैट इज एस्चेरिशिया, सीओ मीन्स कोलाई। ओके, आर क्या है, नेम ऑफ स्ट्रेन मतलब बैक्टीरिया का स्ट्रेन, और 1 क्या है, ऑर्डर इन विच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स बैक्टीरिया के किस स्ट्रेन से इसको आइसोलेट किया गया है, ठीक है। तो आपका 1 ऑर्डर को डिनोट करता है, आर स्ट्रेन को, और ई और सीओ का मतलब हुआ एस्चेरिशिया कोलाई। तो इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, सर्कुलर डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियम। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा, सर्कुलर डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियम इज यूज्ड टू कैरी जीन टू इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल। नॉर्मल सी बात है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किसके पास होता है, प्लाज्मिड के पास, तो आंसर हमारा हो जाएगा प्लाज्मिड। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन को पर्टिकुलर पढ़ा हुआ है स्टूडेंट तो आपको आंसर बहुत ही इजीली क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिकॉग्निशन साइट्स इन द गिवन सीक्वेंस एट विच ई कोलाई विल बी कट एंड मेक स्टिकी एंड। आपको यहाँ पर 2 सीक्वेंस दिए गए हैं और यहाँ से पूछा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सीक्वेंस दिए गए हैं
रिकग्निशन साइट्स पे कट, जो स्टिकी एंड्स पे कट लगते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो आपको मालूम है कि जब भी कट हम लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्टिकी एंड्स पे कट लगाता है तो हमेशा G और A के बीच में ही कट लगाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, इस चीज को भूलना नहीं है स्टूडेंट कि G और A के बीच में ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे कट लगाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ये G और A के बीच में कट लगाएगा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी G और A के बीच में कट लगाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक कॉन्सेप्ट इनका जो होता है वो बनता है। अब इसके बेसिस पे आप अपना आंसर टैली कर लीजिए। अपना आंसर देखिए कैसे दिया हुआ है, 5G। यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए 5GAATTC, हमने G और A के बीच में कट लगाया, तो यहाँ पे आपके आंसर में भी देखिए G और A के बीच में कट लगा हुआ है। ओके, बिल्कुल उसी तरह से आगे का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे। और फिर लास्ट में आप देखिए यहाँ पर नीचे C के बाद 3, तो हमारा यहाँ पर भी C के बाद 3, और फिर ये कंटिन्यू हुआ है रिवर्स, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऊपर जो ऊपर वाला होता है वो नीचे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो पूरा एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन में इसको लिखा गया है। और इसको कौन सा सीक्वेंस हम बोलते हैं, याद करिए जल्दी से, कौन सा सीक्वेंस होता है? दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से इसका आंसर जो है हमको पर्टिकुलर मिल जाएगा। तो बस जो मेन बात याद रखने की जो चीज है स्टूडेंट की, वो यही है कि आपको जो एंजाइम्स हैं, जो कट लगता है स्टिकी एंड्स पे, वो होता है G और A के बीच में। उस हिसाब से आप अपना आंसर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेम द बैक्टीरियम दैट यील्ड द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। सो अभी हमने इसको पढ़ा था जब हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। कहाँ से निकाला जाता है? हॉट स्ट्रीम्स के अंदर से। ठीक है ना, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए फटाफट, शॉर्ट में हमने क्या बोला था इसको? दैट इज टैग पॉलीमरेज। इट इज अ, अभी थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे गंदी होगी तो उसके लिए कोई फोकस नहीं करना है। ओके, तो दिस इज द टैग पॉलीमरेज एंजाइम, दैट इज द थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, और कौन से कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है ये? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे? 72 डिग्री सेंटीग्रेड के कंडीशन पे ये वर्क करता है, क्योंकि जो नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो इतने हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेगा। ये जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए के सीक्वेंसेस को जोड़ता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे थर्मस एक्वेटिकस का या TAQ का यूज करते हैं, दैट इज टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एंजाइम्स आर नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर? मालूम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को बस क्लियर रखना है। नेम द कॉमनली यूज वेक्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्लांट सेल। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लांट सेल के बारे में पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए आपको मालूम है स्टूडेंट, हम हमेशा यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ठीक है, और जब मैंने एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ाया था, तो एनिमल सेल्स के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था कि एनिमल सेल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा रेट्रोवायरस को। एनिमल सेल्स के लिए हम हमेशा रेट्रोवायरस को यूज करते हैं, और रेट्रोवायरस जो होते हैं स्टूडेंट वो एनिमल सेल्स के लिए, जबकि प्लांट सेल्स के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट फटाफट से फॉलो करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 मार्क के क्वेश्चन पे आ जाइए। 2 मार्क का क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हाउ डज द प्लाज्मिड डिफर फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए? प्लाज्मिड क्रोमोसोमल डीएनए से कैसे डिफर है? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि जो प्लाज्मिड होता है वो सिंपल सी बात है कि बैक्टीरिया के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला तो आपका डिफरेंशिएशन यहीं पे मिल गया कि सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इसके अंदर में, और ये ओनली अकर इन द बैक्टीरियल सेल, केवल बैक्टीरियल सेल के अंदर ही मिलता है। और इसको हम क्या करते हैं? आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यही मिल गए। क्या मिल गया? सर्कुलर डीएनए इसके पास होता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। जबकि क्रोमोसोमल डीएनए में क्या है? क्रोमोसोमल डीएनए के लिए आप देख लीजिए, लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए जो होगा लीनियर होगा, और कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जितने भी आपके प्लांट सेल हैं और जितने भी आपके एनिमल सेल है उसमें ही पाया जाएगा। बट
यहाँ पे बिसाइड बैक्टीरिया के अंदर भी ये पाया जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। उसके अलावा उसके पास में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो प्लाज्मिड कहलाता है, बट बैक्टीरिया सेल के अंदर भी ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लस बैक्टीरिया के अंदर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वेक्टर इन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी को हम इसमें यूज नहीं करते हैं। मतलब कि जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर में यूज नहीं करते हैं, जबकि जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए होता है उसको हम यूज करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन is that mention two classes of restriction enzymes suggested their respective roles. अब यहाँ पे आपको दो क्लासेस बतानी है, दो क्लासेस का मतलब आपके दो टाइप्स काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लासेस का मतलब है कि कोई क्लास आपको नहीं बतानी है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स बताने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, और इन दोनों के आपको फंक्शन बता देने हैं। एक्सोन्यूक्लियस आपको मालूम है कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं? रिमूव that the nucleotide from the ends of the DNA, DNA के ends में काम करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो बिटवीन एंड्स के जो भी डीएनए के बिटवीन ये कट लगाता है, मतलब स्पेसिफिक साइट्स पे ये कट लगाते हैं। ओके, तो ये आपको फंक्शन इसका याद रखना है कि जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो एंड्स पे, और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए के बीच में किसी स्पेसिफिक साइड पे ही कट लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम टू मेन स्टेप विच आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज the downstream process. Why is this the process significant? Okay, अब देखिए जो downstream की प्रोसेस होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस कुछ नहीं होती है। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद में जो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन की प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट फॉर्म किया है तो उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में क्या होता है? प्रोडक्ट को फॉर्म करने के बाद हम उसका एक वेरिफिकेशन किया जाता है कि वो कितना प्योर है, उसकी वैरायटी क्या है, और उसका जो एक मार्केट में ले जाने से पहले, मतलब मार्केटिंग से पहले उस प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग से पहले इसमें जो भी प्रोसेसेस होती हैं, जो भी सेपरेशन की, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस, वो डाउन स्ट्रीम के अंदर में हमारी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया आपका सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, एंड दिस प्रोसेस इज एसेंशियल बिकॉज बिफोर रीचिंग द मार्केट द प्रोडक्ट हैज बीन सब्जेक्टेड टू द क्लिनिकल ट्रायल एंड द क्वालिटी कंट्रोल। मीन्स एक क्लिनिकल ट्रायल इसको चाहिए ही चाहिए और एक क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट आगे मार्केटिंग कर पाएगा, नहीं तो फिर वहीं पर वो धरा का धरा रह जाएगा और मेहनत जो है सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। एक बार इसको 2 मार्कर में भी देख लेते हैं कि क्या करना है। आपको दो प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो मेन फंक्शन होता है, आपको मालूम है कि डीएनए जो होता है एक लेंथी है, ठीक है ना। डीएनए नॉर्मली कितना होता है? एस्टिमेटेड अगर हम कहें तो एस्टिमेटेड ये आपका 2 मीटर, ठीक है, एस्टिमेटेड ये 2 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। और उसके बाद में डीएनए का सीक्वेंस, इतने लंबे डीएनए के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करता है ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ये स्पेसिफाई करता है, मींस उसको सस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्ट करता है और फिर वहां पर ये कट लगाता है। तो इसका मेन फंक्शन तो ये होता है कि रिकॉग्निशन साइट्स पर ही उसको वो इंस्पेक्ट करके कट लगाता है। और नेक्स्ट हो गया कि कट करता है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर और सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन कुछ नहीं है, वही GAA-TTC का जो कॉन्सेप्ट है, जी और ए के बीच में जो कट लगाता है वो इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन देखिए जितने भी है सब रिपीटेड है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके पास इन क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके आई हूँ। 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बारी पूछे गए हैं। हाउ कैन बी डिजायर अ प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बी प्रोड्यूस अ कमर्शियल स्केल। अब देखिए यहाँ पर फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है। कमर्शियल स्केल की बात स्टूडेंट जब भी होगी तो आप याद रखिएगा कि हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को ही यूज करेंगे। कमर्शियल स्टेज क्या हुई? मतलब मार्केटिंग करना है, और मार्केटिंग कब होगी? जब हम उसका प्यूरिफिकेशन कर लेंगे, उसका सारा
जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर कर लेंगे। सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वही डाउनस्ट्रीम की प्रोसेस होती है, अभी हमने देखा, और वही कमर्शियल स्टेज होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज सब्जेक्टेड टू द सीरीज of processes collectively called the downstream process. This is the important point, downstream process. Before it is made into the final process. इसके बाद ही final processing होती है, involved into the downstreaming process. और उसके बाद में separation और purification. Means separation और purification के बाद में ही हम जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, कमर्शियल लेवल पर उसको लेके जा सकते हैं। तो जब भी कमर्शियल लेवल की यहाँ पे बात होगी तो आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ही लिखेंगे, और ये प्रोसेस क्या होती है? सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? आपको मालूम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मैंने आपको जब हमने क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। जब भी हम अपना डिजायरेबल जीन इंसर्ट करते हैं किसी भी वेक्टर के अंदर में, जब हम अपना एक डिजायरेबल जीन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, जो उसकी जो साइट होती है, रिकॉग्निशन साइट जहाँ पे होती है, वो क्या होता है, वहाँ पर जो भी आपके हमारे जो एंटीजेंस होते हैं वहाँ पर जो भी वहाँ पे वो होता है वो क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। मीन्स अगर हम देखें कि इफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो एक डीएनए होता है, जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए होता है, उसके पास में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, जहाँ पे एक साइट है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या होता है? ये एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, मतलब ये कलर फॉर्मेशन कराता है। कौन सा कलर फॉर्मेशन कराता है? ब्लू कलर को। ठीक है, लेकिन जब हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर देंगे इस प्लाज्मिड के अंदर में, जब हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करते हैं तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो प्रॉपर्टीज है, कलर को ब्लू कलर को फॉर्म कराने वाली, ब्लू कलर की जो कॉलोनीज बनाती है, ये वहां पे नहीं बनेगी और कलरलेस वहां पे एक सीक्वेंस आएगा। ठीक है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लाज्मिड है वो पूरी तरह से रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का, कि जैसे ही हम अपना डिजायरेबल जीन ऐड कराएंगे तो वहाँ पर जो भी हमारे वहाँ पे जो भी हमारा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वहाँ पे जो जीन है वो क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा वहाँ, और वहाँ पर वो फंक्शन नहीं कराएगा, अपना ब्लू कलर फॉर्मेशन नहीं कराएगा, ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं देगा, और वहाँ पे हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ व्हाट आर द टू बेसिक टेक्निक इन्वॉल्व द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? अब यहाँ पे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की दो बेसिक टेक्निक क्या अगर देखा जाए तो भाई पहली जो टेक्निक है, सबसे पहले तो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम जो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते थे उसमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन में मैनिपुलेशन करा सकते हैं। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ जीन, यहाँ पे टेक्निक्स में हम देखिए यहाँ पे क्या है, अल्टरिंग द नेचर, आपका नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर हम अल्टरेशन करा सकते हैं, मतलब जीन के अंदर मैनिपुलेशन करा सकते हैं, और उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो हमारे फिनोटाइप में दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट इन्होंने बताई है टेक्निक वो क्या है कि द टेक्नोलॉजी टू द फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओनली द डिजायरेबल माइक्रोब। आपको मालूम है कि जो पहले जो प्रोसेस होती थी उसमें जो भी हमारा क्रॉसिंग होता था या हाइब्रिडाइजेशन होता था उसमें क्या होता था, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आ जाते थे। बट जो मॉडर्न जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके थ्रू क्या होगा, जो केवल डिजायरेबल जीन ही, जो हम जीन चाहते हैं बस वही कैरेक्टर्स होंगे, और ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ओनली द डिजायरेबल माइक्रोब्स और सेल लार्ज नंबर ऑफ अंडर स्टेराइल कंडीशन, और ये लार्ज नंबर में ही प्रोसेस होती है, मतलब एक दो अमाउंट में नहीं, हम इसको बड़े स्केल में करते हैं, और बड़े स्केल में करने के लिए हमें डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करनी होगी, मार्केटिंग करनी है हमें इसकी। तो ये एक स्टेराइल कंडीशन, मतलब यहाँ पर एक प्यूरिफिकेशन का और इसका ध्यान रखना पड़ता है जब भी मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है। ठीक है, तो ये दो बेसिक टेक्नोलॉजी है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सी बात है, PBR 322 का देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको दे दिया है कि PBR 322 का आपको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम आपको बनाने का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था, और इसको एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने कौन सा एक तरीका आपको एक यहाँ पे मैंने दिया था
कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे, रिस्ट्रिक्शन साइट्स के नाम कैसे याद करने हैं, बाम साल पेबू, पेस्ट पेबू, इकोर, और यहाँ पे जो है इसको कैसे याद करना था कि बहुजन समाज पार्टी, पार्टी पार्टी, इनकलाब हिंदुस्तान, मायावती तो कुल। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको पूरे जो कॉन्सेप्ट है इसका आंसर याद हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए रिपीट हुए हैं। आपको कहने का मतलब है यहाँ पे इन क्वेश्चंस को लाने का मेरा यही मोटो था कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं उनको आप देखिए कि डिफरेंशिएट करना है। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियस उसके पास पाया जाता है, ठीक है, और इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक बोलते हैं, जबकि जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो सिंगल न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास एक सिंगल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। तो यही एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बाकी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और ये कई बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वन इज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम लाइगेज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये तो सिंपल सी बात है, आपको सबको मालूम है कि लाइगेज कौन करता है, डीएनए लिगेज क्या करता है, स्टिकिंग का काम करता है। किसको स्टिक करता है, जो भी आपके स्ट्रक्चर होंगे, पीसेज ऑफ डीएनए है उनको जोड़ता है, ऐड करता है, ठीक है। तो एंजाइम लाइगेज एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द ज्वाइनिंग टू पीसेज ऑफ डीएनए एंड द ज्वाइन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू द, क्या रिक्वायर्स करेगा, एटीपी, मतलब कि एनर्जी को रिक्वायर करेगा, derives energy and construct the phosphodiester bond। phosphodiester यहाँ पे बॉन्ड आपका जो कन्वर्ट होगा बिटवीन द कोहेसिव एंड, जो भी आपके कोहेसिव एंड्स पे जहाँ पे ये लाइगेट करेगा वहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का क्रिएशन होगा और जो भी कोहेसिव एंड्स होंगे उस पे। तो नॉर्मल सी बात है कि भाई ये लाइगेज क्या करता है, लाइगेज जोड़ता है, किसको जोड़ता है, तो पीसेस ऑफ डीएनए को जोड़ता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रिपीटेड हैं स्टूडेंट और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, क्वेश्चंस को जरूर फॉलो करिए। इसके आगे का जो फॉर्मेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए।